हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज आपने क्या करना है कि वेक्टर्स वाले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसमें वेक्टर था, इक्विलिब्रियम थे, वेक्टर प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट था, उन सब के आज आपने उस चैप्टर के एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर क्लास का ये सेकंड चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है। तो लेट्स बिगिन। तो बेटा पहला क्वेश्चन है डिफाइंड टर्म्स। ठीक है, तीन आपको टर्म्स दी हुई हैं। पहली टर्म है यूनिट वेक्टर। तो आपने ये बताना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसकी इंग्लिश और फॉर्मल आप बाद में पढ़ना, पहले मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि यूनिट वेक्टर होते क्या हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है 1। ठीक है, और इसकी एक डायरेक्शन होती है। अब यूनिट वेक्टर जो होते हैं ना, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि जिस वेक्टर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करा रहे हो वो उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालेगा। यानी यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालेगा, सिर्फ आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है। तो इस वजह से यूनिट वेक्टर जैसे नाम से ज़ाहिर है, यूनिट का मतलब होता है 1। तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सही है। अब इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अब ये यूज़ किस लिए होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन, आपके वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई होती है, और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जी डायरेक्शन होती है, ये एक्स वाई और जी। तो अगर आपने बगैर बताए किसी भी वेक्टर की एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ आपका कोई वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन के लिए आप आई यूनिट वेक्टर यूज़ करते हो, वाई की तरफ जे यूज़ करते हो और जेड की तरफ के यूज़ करते हो। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको आई यूनिट वेक्टर बताया हुआ हो तो आपको पता चल जाता है कि ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर जे बताया हुआ हो तो उसका पता चल जाता है कि ये वेक्टर जो है वो वाई की अलोंग है, और अगर के बताया हुआ हो तो आपको पता चल जाता है कि ये जी की अलोंग है। सही है। अब इसके अलावा भी और बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक यूनिट वेक्टर जो होता है वो सरफेस वेक्टर होता है, सरफेस के नॉर्मल ड्रा करने के लिए। और भी जितने यूनिट वेक्टर, आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए आप यूनिट वेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। खास डायरेक्शन में एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है, फिर इसका मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं होता। जैसे अक्सर आप लिखते हो 2i, a इज इक्वल टू 2i। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये 2 जो है वो a की मैग्नीट्यूड है और i जो है वो इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, और अगर आपने कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड के। ठीक है, अगली टर्म जो आपने डिफाइन करनी है वो है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सपोज करो बच्चों कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई पार्टिकल पड़ा है। सही है, ये पार्टिकल पड़ा है। अब इस पार्टिकल की आपने बताना है कि लोकेशन क्या है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ओरिजिन से एक वेक्टर ऐसा ड्रा करते हो जो शुरू ओरिजिन से होता है और इस पार्टिकल से जाकर मिल जाता है। और ये वाला जो वेक्टर, अब इसने क्या किया है, आपको एक तो डायरेक्शन बता रहा है कि आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन में है, दूसरा आपको डिस्टेंस बता रहा है कि कितना डिस्टेंस है। तो एक ऐसा पार्टिकल जो आपको किसी भी ऐसा वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल की लोकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपको उसको पोजीशन वेक्टर कहते हो। ठीक है, तो अब लोकेशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। लोकेशन, जब आपने कहा कि किसी चीज़ की लोकेशन बताओ, तो लोकेशन का मतलब ये होता है कि एक तो आप उसका इस जगह के हिसाब से डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, और दूसरी चीज़ जो है वो डायरेक्शन बताओ। तो ये यूनिट वेक्टर क्या करता है, इस पार्टिकल का एक तो इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दी कि आपने इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये पार्टिकल आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर ने आपको क्या बताया, इस पार्टिकल की लोकेशन के बारे में। तो अ वेक्टर दैट टेल्स यू अबाउट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के लिहाज से आपको किसी भी बॉडी की लोकेशन के बारे में बताता है, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट बना हुआ है, समझो ये पॉइंट जो है P है। ठीक है, अब ये x से 2 x से देखोगे तो यहाँ x की तरफ जाओगे तो 2 यूनिट्स आएगा, जाओगे y की तरफ अगर आप 3 यूनिट जाओगे और z की तरफ यानी अपवर्ड डायरेक्शन में 4 यूनिट्स जाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है,
तो अब आपने ओरिजिन के लिहाज से, ये तो आपने पॉइंट्स के हिसाब से बताई ना, अगर ओरिजिन के लिहाज से बतानी है कि इसकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ओ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर ड्रा करोगे, ठीक है। और ये वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये इतना इतना, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा इस पार्टिकल का, ठीक है। क्योंकि ये वाला यूनिट वेक्टर आपको क्या कर रहा है, इस पार्टिकल की लोकेशन के बारे में बता रहा है। तो कोई भी वेक्टर जो आपको ओरिजिन के लिहाज से किसी पार्टिकल की पोजीशन के लोकेशन के बारे में बताता है, वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब अगली चीज़ जो है आपने जिसको डिफाइन करना है वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। सपोज करो ये आपके पास फोर्स है, ठीक है। अब ये फोर्स जो है वो ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना वाई डायरेक्शन में है, बल्कि क्या है, इन दोनों के दरमियान में है। तो अब आपने देखना है कि इस फोर्स का एक्स की तरफ कितना असर है और वाई की तरफ कितना असर है, ठीक है। तो जो आपने इस फोर्स का एक्स की तरफ लिखना है, तो आप क्या करोगे, इसका एक बिल्कुल इतना इतना शेडो ड्रा कर लोगे एक्स एक्सिस की अलोंग, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, एफ एक्स, सही है। तो इस फोर्स का एक्स के अलोंग जितना असर होगा उसको हम कहेंगे कंपोनेंट फोर्स का एक्स के अलोंग, यानी एक्स कंपोनेंट कहोगे इस फोर्स का, और इसको हम एफ एक्स से जाहिर करते हैं, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इस वाई के अलोंग इसका जब आप शेडो ड्रा कर लोगे तो ये इस फोर्स का असर वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो आप इसको कहोगे एफ वाई, यानी ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है, सही है। तो कोई भी वेक्टर जिसका आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में इफेक्ट फाइंड करना चाहते हो वो उसका कंपोनेंट कहलाता है। तो आमतौर पर दो या तीन कंपोनेंट होते हैं। एक्स के अलोंग जो किसी वेक्टर का कंपोनेंट होता है उसको हम एफ एक्स कहते हैं, वाई के अलोंग जो होता है उसको एफ वाई कहते हैं, और जो जी के अलोंग होता है उसको एफ जी कहते हैं। आमतौर पर आप दो ही लेते हो। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होंगे, पार्ट ऑफ वेक्टर दैट इज इफेक्टिव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में आपने कंपोनेंट लेना है उस डायरेक्शन में किसी वेक्टर का इफेक्टिव पार्ट जो होगा वो उसका कंपोनेंट कहलाएगा। आमतौर पर वेक्टर यूजुअली अ वेक्टर हैज़ 2 और 3 कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज़ एक्स कंपोनेंट, यानी एक्स के अलोंग जो होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट के अलोंग जो होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और जी कंपोनेंट जो होता है वो जी एक्सिस के अलोंग होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपने देखना है, वो कह रहे हैं कि सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, यानी आपकी जो दो वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, ठीक है, 3 वेक्टर्स हैं, उनको जमा करो तो आंसर आपके पास 0 आता है। तो उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, ठीक है। तो इसको समझने से पहले ना आप हम ना हेड टू टेल रूल जो है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो आपको याद है अगर ए और बी दो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, ए जो है वो इस डायरेक्शन में है, बी जो है वो इस डायरेक्शन में है, ओके। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने इन दोनों का सम लेना हो तो क्या करते हो, पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर को क्या करते हैं उसके हेड के साथ मिला देते हैं, और ऐसा वेक्टर जो पहले की टेल को दूसरे के हेड के साथ मिलाए वो क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी आर इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन जो होती है वो पहले की टेल से दूसरे के हेड की तरफ होती है, ओके। ये आपको याद होगा, या अगर नहीं याद तो अभी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये वाला वेक्टर जो होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। अब अगर इसी तरह इस केस को आप देखो तो ये पहला वेक्टर है, इसके हेड के साथ आपने दूसरा वेक्टर जोड़ा हुआ है, लेकिन रिजल्टेंट अगर देखो तो यहाँ पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो थी वो अपवर्ड थी। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है वो आपने क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सी की बजाय ये क्या होगा, माइनस सी होगा, ठीक है। अगर ये आर था यानी पॉजिटिव था तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी ट्रायंगुलर रूल के मुताबिक ए प्लस बी जो होगा वो इक्वल टू माइनस सी के होगा, और मैथमेटिकली आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। और ये माइनस सी को जब आप इधर वाली डायरेक्शन में इस साइड पे इक्वल किस साइड पे ले आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर आप 3 वेक्टर्स जो हैं उनको अरेंज करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा इन तीनों के सम का वो 0 के इक्वल आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि एक वेक्टर जो है इज लाइज इन एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में, यानी इस तरह आपने रखा हुआ है इसको। अब किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन इट्स बोथ कंपोनेंट विल बी नेगेटिव, यानी किस डायरेक्शन में आप इसको रखो कि इसका एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी आपके पास नेगेटिव आए, यानी दोनों की वैल्यू नेगेटिव हों। और दूसरा पार्ट ये है कि किस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट जो होंगे उनके ऑपोजिट साइन होंगे।
तो पहले आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे x और भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मतलब ये है कि जब आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आपके पास जो x कंपोनेंट आएगा वो भी नेगेटिव होगा और जो y कंपोनेंट होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ कंपोनेंट्स विल हैव नेगेटिव साइन। और अब आप उन्होंने अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो, यानी इसका सेकंड पार्ट जो था वो ये था कि किस डायरेक्शन में आप रखो कि आपके x कंपोनेंट भी और y कंपोनेंट दोनों के साइन जो हैं वो डिफरेंट हों। तो बेटा ये देखो, आप इसको गौर से देखो, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये नेगेटिव x डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन है, ये नेगेटिव y डायरेक्शन है। अगर आपका वेक्टर इसमें होता है तो यहाँ पे देखो x भी नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, तो इसमें x कंपोनेंट जो आएगा वो पॉजिटिव होगा और x कंपोनेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा और y कंपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी दोनों के साइन जो होंगे वो एक दूसरे के उलट होंगे। तो पहला केस तो ये है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप रखो, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोथ कंपोनेंट विल हैव ऑपोजिट साइन, सेकंड क्वाड्रेंट x कंपोनेंट विल बी नेगेटिव एंड y कंपोनेंट विल बी पॉजिटिव। इसके अलावा एक और क्वाड्रेंट भी होता है जिसमें x और y के साइन ऑपोजिट होते हैं, अब वो होता है फोर्थ वाला। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो ये है y नेगेटिव y, ठीक है, तो यहाँ पे y कंपोनेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा और ये इसके साथ जो x की वाली लाइन लग रही है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x कंपोनेंट होगा और नेगेटिव y कंपोनेंट। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट विल बी पॉजिटिव एंड y कंपोनेंट विल बी नेगेटिव। अब आगे चौथा क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो कैन मैग्नीट्यूड द वेक्टर बी ज़ीरो, कि अगर आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है उसका एक कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है, यानी एक अगर ज़ीरो हो भी जाए यानी एक नॉन ज़ीरो है, तो क्या मैग्नीट्यूड जो होगी वेक्टर की वो ज़ीरो हो सकती है। तो बेटा आप यहाँ पे देखो, ये है वेक्टर a, सही है, और ये है इसका x कंपोनेंट ax और ये है ay, ठीक है। अब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अब आपने क्या लेना है, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो फिथागोरस थ्योरम होता है वो क्या कहता है आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस आपके पास a है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया है, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ay के बराबर है ना, और बेस किसके बराबर है, ax के स्क्वायर के बराबर है। तो अब सपोज कर लो कि आपको उन्होंने कहा था कि दोनों में से एक कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो जो ज़ीरो वाला है तो वो समझ लो आप ay इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे ज़ीरो का स्क्वायर x का स्क्वायर और ज़ीरो प्लस समथिंग ज़ीरो वही आ जाता है, तो ax स्क्वायर आ गया और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास a की मैग्नीट्यूड जो आई वो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर वन कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए लेकिन दूसरा ज़ीरो ना हो तो भी आपका वेक्टर जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो के बराबर नहीं होगी बल्कि समथिंग आ ही जाएगी। So if one component is non-zero, magnitude of a vector will not be zero. Okay? तो बेटा अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, वो है पांचवा क्वेश्चन, कैन अ वेक्टर हैज़ कंपोनेंट ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन वेक्टर, क्या कोई ऐसा किसी भी वेक्टर का ऐसा कंपोनेंट हो सकता है जिसकी मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के बराबर, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड में वेक्टर से बड़ा हो जाए। तो अब इसके क्या होते हैं, तीन केस हो जाते हैं, लेकिन ये अगर तो आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, यानी ax ay और az को कंसीडर कर रहे हो, फिर तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो कंपोनेंट हैं वो वेक्टर से बड़े हो जाएं, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा कंपोनेंट से बड़ा ही होता है। लेकिन अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करो तो वहाँ पे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट के बराबर ही आ जाते हैं, यानी ऐसे जिसकी तीनों, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों आपस में। इसमें ax ay यानी a वेक्टर ax और ay इन दोनों की तीनों की मैग्नीट्यूड जो होती हैं वो सेम ही होती हैं। लेकिन अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को कंसीडर ना करो, किसी और तरह के कंपोनेंट को कंसीडर कर लो, तो ऐसा हो सकता है कि वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट से छोटी हो। तो अब हम इसके कर लेते हैं, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन नेवर हैव मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन रिजल्टेंट वेक्टर।
In equilateral triangle, component can have equal magnitude to resultant vector. But if we do not consider case of rectangular component, then its statement can be true. बेटा अब आपने छठा क्वेश्चन देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की वैल्यू नेगेटिव हो, यानी आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ रही है वेक्टर की उसकी वैल्यू नेगेटिव में हो, यानी नेगेटिव साइन उसके साथ आ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप फार्मूला देखते हो ना तो फार्मूला बराबर होता है ax² प्लस ay² के। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव हुई भी तो वो इस स्केयर की वजह से क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो अब आप इसकी कर लो रीडिंग। नो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जांपल इफ a इज़ इक्वल टू -3 भी, यानी अगर माइनस आ भी जाए देन नेगेटिव साइन विल ओनली बी यूज टू शो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये नेगेटिव जो है वो सिर्फ आपको डायरेक्शन शो कराने के लिए यूज़ हो रही है, मैग्नीट्यूड जो होगी वो ज़ीरो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अब आपको छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई है कि f(x) इज़ इक्वल टू -4 है और f(y) इज़ इक्वल टू 3 है। तो जब आप इनकी मैग्नीट्यूड लोगे तो इस स्केयर की वजह से क्या होगा, जो आपका ये नेगेटिव साइन है ये भी ख़त्म हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया कि अगर एक वेक्टर या चलो दोनों की भी वैल्यू नेगेटिव में हो तो जो मैग्नीट्यूड आती है वो पॉजिटिव ही होती है। फ्रॉम दिस एग्जांपल इट इज़ क्लियर दैट इवन इफ वन और टू कंपोनेंट हैव नेगेटिव वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल स्टिल बी पॉजिटिव। तो बच्चे अब आपने छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखना है कि अगर a प्लस बी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी सम ऑफ टू वेक्टर जो है वो ज़ीरो है, तो आप इनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या कह सकते हो? तो बेटा जो दो वेक्टर्स होते हैं ना उनका सम सिर्फ तब ही ज़ीरो आता है जब वो दोनों आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट हों। ठीक है, यानी a बराबर हो -b के। तो इसका मतलब ये होगा कि इनके जो कंपोनेंट होंगे उनकी भी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो एक दूसरे के उलट होगी। यानी ax जो होगा वो बराबर होगा -bx के, ay जो होगा वो बराबर होगा -by के, az जो होगा वो बराबर होगा -bc के। यानी मैग्नीट्यूड तो इन सब की सेम होगी, बस डायरेक्शन जो होगी वो एक दूसरे के नेगेटिव होगी इसके सारे कंपोनेंट की। अब बेटा अगला क्वेश्चन 8वां है कि और वो पूछ रहे हैं कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड अ वेक्टर हैव इक्वल कंपोनेंट। ठीक है, किस तरह के हालात होंगे कि आपका जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट भी वेक्टर के बराबर ही आए। ठीक है, यानी ax बराबर हो ay के और वो बराबर हो a के, यानी वेक्टर और उसके दोनों कंपोनेंट भी मैग्नीट्यूड में उन दोनों के बराबर ही है। तो अब हम जानते हैं कि ax इज़ इक्वल टू ay होना चाहिए, तो हम निकालेंगे थीटा। ठीक है, tan थीटा एंगल निकाल लेते हैं कि किस एंगल पे हम इन तीनों को रखें कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आए। तो ay ओवर ax, अब चूँकि आप जानते हो कि tan जो होगा वो इधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा। थीटा इज़ इक्वल टू, अब ax और ay तो बराबर हैं तो ऊपर नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू 45। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेक्टर जो है वो x एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाए, यानी इस तरह से हो, तो आपके पास जो वेक्टर्स आएंगे वो आपस में अपने कंपोनेंट के बराबर होगा। अब 9वां क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी इनटू स्केलर क्वांटिटी। अब आप बेटा जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है ना उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें होती हैं, जबकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास सिर्फ क्या होती है, एक मैग्नीट्यूड ही होती है। तो अगर आप ये चूँकि डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को आप आपस में ऐड नहीं करवा सकते। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एज वी नो स्केलर क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर, और वेक्टर जो होता है कंटेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। No, it is not possible as we know that scalar quantity consists of magnitude only and vector contain magnitude and direction. So vector and scalar cannot be added together. ये 9 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। अब अगला हम 10th वाला डिस्कस करते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या पूछ रहे हैं, कैन ज़ीरो बी एडेड टू नल वेक्टर। क्या ऐसा हो सकता है ज़ीरो को आप नल वेक्टर में ऐड कर दो? तो गलत बिल्कुल। बेटा ज़ीरो जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि नल वेक्टर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। तो इस वजह से
ये ज़ीरो वेक्टर है, नल वेक्टर स्केलर, ज़ीरो स्केलर है, नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से हम इनको ऐड नहीं कर सकते। अब बेटा अगला क्वेश्चन है 11वां। वो आपसे क्या पूछ रहा है, टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी इक्वल टू ज़ीरो, क्या इनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। तो बेटा उससे पहले ना, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि दो चीज़ें जो होती हैं ना, दो वेक्टर्स जो होते हैं उनका सम सिर्फ तब ही ज़ीरो होता है, सिर्फ और सिर्फ तब ज़ीरो होता है। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर उनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो और डायरेक्शन डिफरेंट हो। लेकिन अगर उनकी मैग्नीट्यूड ही आपस में डिफरेंट है तो इस वजह से आप उनको कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें आप उसको जमा करो और आंसर आपके पास ज़ीरो आए। Sum of two vector can only be equal to zero if their magnitude are equal and direction is opposite, यानी मैग्नीट्यूड उनकी इक्वल हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, यानी दोनों एंगल्स वेक्टर्स जो हैं उनके दरमियान में जो एंगल होना चाहिए वो 180 का होना चाहिए। तो फिर ही आप इनको ऐसे जमा करके आंसर इसका ज़ीरो आ सकता है। There is no chance their sum can be zero, it is impossible। बेटा 12वां क्वेश्चन जो है इसमें वो आपसे कह रहे हैं शो दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर आल्सो परपेंडिकुलर। बेटा क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले ना हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, जैसे ये ए वाला है और ये बी वाला है, ठीक है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपने शो करना है कि इनके जो सम और डिफरेंस, यानी इन दोनों वेक्टर का जमा और इन दोनों वेक्टर्स का तफरीक आपस में क्या होगा, वो भी परपेंडिकुलर होगा। यानी दो वेक्टर्स ये तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इन दो वेक्टर्स का जमा और तफरीक भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, यानी इन दोनों के दरमियान में भी 90 का एंगल होगा। तो पहले हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो अब ये है पहला वेक्टर ए हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। अब आपने इन दोनों का सम लेना है तो क्या करोगे, पहले को दूसरे के साथ ऐसे मिला दोगे, तो ये आपके पास आ गया ए प्लस बी, ठीक है। अब जब आपने डिफरेंस लेना होता है तो आप क्या करते हो, दूसरे वाले वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दी, तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव भी आ गया ना, ये पॉजिटिव भी था, ये नेगेटिव भी आ गया। अब सिर्फ इतने इतने को देख लो, ये ए तो बिल्कुल वही है और ये बी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इन दोनों का सम लेना है, तो पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला दो, तो ये आपके पास क्या आएगा, ए प्लस माइनस बी, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है वो ए और माइनस बी को ऐड कर रहा है, तो ये आ गया ए माइनस बी, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है वो ए माइनस बी को शो कर रही है, ये वाली लाइन जो है वो ए प्लस बी को शो कर रही है। अब इन यहाँ पे इस ए और इसके रिजल्टेंट के दरमियान में भी एंगल 45 है, इन दोनों के दरमियान में भी 45 है। तो यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है मैंने वर्ड्स में। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी ए और बी जो है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक ए प्लस बी और ए माइनस बी आर रिजल्टेंट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी क्योंकि दोनों ही एक जितने ट्राइंगल्स जो हैं उनकी हाइपोटेन्यूस हैं। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है, इसमें क्या होगा, इस पॉइंट पे आपने एंगल देखना है तो इसको आप दरमियान में रखोगे, एंगल पी ओ क्यू, ये कितने का है, 45 का, ठीक है, और इसको देखना है तो आर ओ क्यू, ये भी 45 का है, ठीक है। अब ये आपने इसको अलग से देख लिया, इतने को देखो, ये इतना इतना ऊपर वाला 45 और इतना इतना ये नीचे वाला 45, ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल का भी 45, नीचे वाले ट्राइंगल का भी 45। लेकिन अगर आपने अब इस पूरे ट्राइंगल का इतना इतना देखना हो तो ये आपके पास क्या आएगा, इन दोनों एंगल्स को जमा कर दोगे ना ऐसे, तो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90। तो अब ट्राइंगल पी ओ आर, ठीक है, ये करना है तो वो आपके पास 45 प्लस 45 आएगा और वो 90 आएगा। फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट पी ओ आर सबटेंडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, सो दे आर परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ वुड वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड, कि आपके पास वेक्टर जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, उनको आप किस तरह से ऐसे डायरेक्शन उनकी दो, किस तरह से आप उनको अरेंज करो, इफ़ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव रिजल्टेंट इक्वल टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। यानी दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, समझो ये है और ये है,
तो वो कहते हैं कि इन दोनों को आप किस तरह से अरेंज करोगे कि इनका जो रिजल्टेंट आए वो इन दोनों की मैग्नीट्यूड के बराबर आए, यानी ये और ये तो पहले बराबर है, रिजल्टेंट जो है वो भी इनके बराबर ही हो। तो आपने क्या करना है, एंगल फाइंड कर लेना है कि किस एंगल पे आप इन दो वेक्टर्स को रखोगे। तो रिजल्टेंट का जो कि मैग्नीट्यूड का जो अगर दो वेक्टर्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान में एंगल समझो थीटा बना हुआ है, तो इसकी रिजल्टेंट जो होते हैं उसकी मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब चूँकि आपको पता है कि ए और बी बराबर है और वो आपको जो रिजल्टेंट चाहिए वो भी इनकी मैग्नीट्यूड के बराबर चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे ए और बी है वहाँ पे भी आप आर लगा सकते हो। तो ये 2r स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 2r स्क्वायर हो जाएगा और साथ में कॉस थीटा आ जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ से इस यहाँ पे आ जाओ, तो ये 2r को हम उठा के इधर ले आए हैं तो ये माइनस में हो जाएगा और 2r स्क्वायर कॉस थीटा। अब 2 में से 1 गया, -1 आ गया, ठीक है, और ये 2r जो है वो इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये r स्क्वायर से कैंसिल -1/2 आ गया। तो कॉस थीटा इज कॉस इनवर्स अगर आप इसका लोगे तो 120 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन तीनों वेक्टर्स को 120 के एंगल पर, दो वेक्टर्स को 120 के एंगल पर अरेंज कर दो तो जो आपके पास वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वो भी इन दोनों की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आगे 14वां क्वेश्चन है कि दो वेक्टर्स जो हैं जिनको आपने कंबाइन करना है, ठीक है, उनकी मैग्नीट्यूड एक की जो है दो फोर्सेस हैं, एक पहली फोर्स जो है वो 60 न्यूटन की है, दूसरी जो है 35 न्यूटन की है। तो आपने बताना है कि जब आप इनको कंबाइन करोगे तो आपके पास आंसर कहाँ से लेकर कहाँ तक आ सकता है। तो जब 60 न्यूटन और 35 न्यूटन को कंबाइन करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्टेंट तब आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो पैरेलल होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे तो आपके पास 95 आएगा, और अगर आपके पास दोनों एंटी पैरेलल होंगे तो आप इनको माइनस करोगे, ठीक है, तो ये मिनिमम रिजल्ट आपके पास आएगा। तो फिर जब मिनिमम आएगा तो माइनस किया और ये आपके पास 25 आ गया। इसका मतलब है कि मैक्सिमम रिजल्ट 95 है और मिनिमम रिजल्ट आपके पास 25 आएगा। तो जितना भी आप इनको अरेंज कर लो, ना तो आंसर इन दोनों को कंबाइन करके 95 से ज़्यादा आ सकता है, ना ही 25 से कम आ सकता है। तो आपका जो आंसर होगा वो इन दोनों की रेंज के दरमियान में होगा। तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। न्यूटन व्हेन 60 न्यूटन 35 न्यूटन फोर्सेस आर कंबाइंड, मैक्सिमम रिजल्ट विल बी 60 न्यूटन प्लस 35 न्यूटन इज इक्वल टू 95 न्यूटन। व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मिनिमम रिजल्टेंट जो होगा वो माइनस करके 25 आ जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी समवेयर बिटवीन 95 टू 25। आगे जी 15वां क्वेश्चन है आपके पास कि साइज ऑफ पॉलीगॉन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, और ये वेक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे आपने हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही अरेंज किए हुए हैं। तो आपने बताना है कि इन सारे वेक्टर्स का सम जो होगा वो कितना आएगा। तो अब हेड टू टेल रूल जो होता है वो पहले वेक्टर से आप स्टार्ट कर लो, यहाँ से चलो स्टार्ट कर लो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ये वाला f, ठीक है। इन सब का रिजल्टेंट जो होगा वो -c के बराबर आएगा, ओके। तो जब -c को भी उठा के इधर ले जाओगे तो इन सब का सम जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ पे फोर्सेस जो लग रही हैं वो क्लोज पॉलीगॉन की फॉर्म में लग रही हैं, तो वहाँ पे जो वेक्टर होगा या रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो आपके पास 0 आएगा। अब आगे 16वां क्वेश्चन है कि इफ़ ऑल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a एंड a2 a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड, हाउ वुड इट अल्टर a क्रॉस b a1 क्रॉस a2, ठीक है। तो अब देखो, सपोज कर लो आपके पास वेक्टर a है, a1 ax1i प्लस ax ay 1j प्लस a z1k, और a2 है आपके पास ax2i प्लस ay2j प्लस az2k, ठीक है। तो जब आप इनको क्रॉस करोगे अच्छा जी, पहले आपने इनको रिवर्स कर दिया तो ये आपके पास -axi
माइनस ए वाई 1j माइनस ए जेड 1k, और इसी तरह ए एक्स 2i माइनस ए वाई 2j माइनस ए जेड 2k। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ऐसे ही। तो i j k माइनस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस ए जेड 1 1 1 माइनस ए एक्स 2 माइनस ए वाई 2 माइनस ए जेड 2। तो ये माइनस आप कॉमन ले लोगे, -1 ऊपर वाले से भी ले लिया, -1 नीचे वाले से भी ले लिया, और ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा आई जे के। तो ये ए एक्स 1 ए वाई 1 ए जेड 1 ए एक्स 2 ए वाई 2 ए जेड 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास वही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कंपोनेंट्स दोनों के सारे कंपोनेंट को रिवर्स कर देते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, वो कह रहे हैं कि नेम 3 डिफरेंट कंडीशन दैट वुड मेक ए क्रॉस ए 1 क्रॉस ए 2 इक्वल टू 0। यानी 3 कंडीशंस आपने बतानी है जिसमें 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का तो फार्मूला पता है a1 a2 sin थीटा n। अब इसकी पहली कंडीशन तो ये है कि जब चाहे एक 1 या a2 या दोनों ही नल वेक्टर हो तो आपके पास क्या आएगा a1 क्रॉस a2 0 a2 sin थीटा और n यूनिट वेक्टर। तो ये सारा 0 हो जाएगा आपके पास। तो ये जो नया वेक्टर रहेगा वो भी नल वेक्टर होगा। अब दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि a1 और a2 जो है वो आपस में पैरेलल हो जाए, यानी a1 इस डायरेक्शन में है तो a2 भी इसके बिल्कुल पैरेलल हो, यानी इनके दरमियान में जो थीटा होगा वो कितना हो जाए 0 हो जाए। तो a1 क्रॉस a2, तो a1 की मैग्नीट्यूड a2 की मैग्नीट्यूड साइन 0 और साथ में n यूनिट वेक्टर। तो ये साइन 0 0 होता है, तो a1 a2 इंटू 0 और ये आपके पास आ गया आंसर 0, यानी नल वेक्टर आपके पास आएगा। और तीसरी इसकी कंडीशन ये है कि अगर ये एंटी पैरेलल हो, यानी a आपका a1 इस डायरेक्शन में है तो a2 आपका इस डायरेक्शन में हो जाए, यानी एंगल इनके दरमियान में कितना हो जाए 180 का हो जाए, तो फिर भी ये आपके पास 0 आएगा। कैसे a1 क्रॉस a2 इक्वल टू a1 a2 साइन 180 n यूनिट वेक्टर। अब साइन 180 भी 0 हो जाएगा, तो a1 a2 इंटू 0 और जो आपके पास आंसर आएगा वो भी नल वेक्टर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी वेक्टर ही होगा, बस वो उसकी मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगी। अब ये 18 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। 19वां क्वेश्चन है कि एक बॉडी जो है आपने स्टेटमेंट बतानी है ठीक है या गलत है। अब बॉडी इन इक्विलिब्रियम implies दैट बॉडी नॉट रोटेटिंग नॉर मूविंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मूविंग आना था। तो अब उन्होंने कहा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बॉडी ना तो मूव कर रही है ना ही रोटेट कर रही है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना वो एक तरह से सही भी है एक तरह से गलत भी है। सही कैसे है, वो ये है कि बॉडी अगर ना ही रोटेट कर रही हो ना मूव कर रही हो तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे है कि सम ऑफ फोर्सेस भी 0 है और समेशन ऑफ टॉर्क भी 0 है। तो इस तरह से तो ये सही है, लेकिन सिर्फ इसी हालत में तो कंडीशन इक्विलिब्रियम नहीं ना होता। इक्विलिब्रियम एक और तरह से भी होता है कि जब बॉडी मूव कर रही हो, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं, मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, लेकिन फिर भी उसके ऊपर सम ऑफ फोर्सेस, ये सम ऑफ टॉर्क जो होता है वो 0 होता है, फिर भी वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो ये तो ट्रू जो थी वो इस वजह से थी
कि बॉडी अगर ना मूव कर रही है ना रोटेट कर रही है तो इसका मतलब है कि सम ऑफ फोर्सेस भी ज़ीरो है, सम ऑफ टॉर्क भी ज़ीरो है। लेकिन फॉल्स ये क्यों है? फॉल्स ये इसलिए है बिकॉज बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इट इज़ आल्सो इन इक्विलिब्रियम। कि अगर सिर्फ बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करती है या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है तो फिर भी वो इक्विलिब्रियम में होगी। सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट है, उसका भी आपने बताना है ये ट्रू है, ये फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि अगर को प्लेनर फोर्सेस जो हैं एक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लोज पॉलीगॉन, यानी क्लोज पॉलीगॉन की शक्ल में फोर्सेस जो हैं वो आपके बॉडी पे लग रही हैं तो बॉडी जो होगी वो इक्विलिब्रियम पे होगी। अब ये स्टेटमेंट भी एक तरह से सही है, एक तरह से गलत है। सही कैसे है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज पॉलीगॉन समेशन ऑफ फोर्सेज जो होंगी वो ज़ीरो होंगी, यानी फोर्सेज जितनी लग रही हैं वो तो ज़ीरो हैं। लेकिन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होगी यानी वो सेटिस्फाई हो गई है, तो इस वजह से ये सही है स्टेटमेंट। लेकिन फॉल्स इसके लिए क्यों है? फॉल्स इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि समेशन ऑफ फोर्सेस तो ज़ीरो है लेकिन ये हो सकता है कि टॉर्क कुछ ना कुछ बॉडी पे लग रहा हो जो उसकी इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा हो, तो इस वजह से ये फॉल्स है। स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज इवन इफ समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो देयर मे बी सम टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज डिस्टर्बिंग इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आगे आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ये है कि कहते हैं एक पिक्चर जो है उसको आपने दो रस्सियों की मदद से, स्ट्रिंग की मदद से ऐसे लटकाया हुआ है। एक ये वाला स्ट्रिंग है, एक ये वाला स्ट्रिंग है। तो आप वो कहते हैं कि आप डायग्राम से आप बताइए कि किस तरह आप स्ट्रिंग को रखो कि उनकी टेंशन जो है वो मिनिमम हो। तो पहले आप इस डायग्राम को समझो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिक्चर है एक, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर आपने दो ऐसे रस्सियाँ लगाई हुई हैं, दो धागों से इसको लटकाया हुआ है। अब इसकी टेंशन जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब इसके और वेट जो इस पिक्चर का लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये स्टेशनरी है, अब ये टेंशन जो है हम इसको क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट में ड्रा कर लेंगे। ये इसका T1 cos थीटा यानी इसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और ये इसका वाई कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह ये T2 है तो इसका जो T2 cos थीटा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और T2 sin थीटा यानी इसका ये y कंपोनेंट जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ये x कंपोनेंट जो होंगे वो तो एक दूसरे को वैसे ही क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। लेकिन जो टेंशन है ना दोनों स्ट्रिंग के अंदर वो इक्वल है। तो अब जो T1 sin थीटा और T2 sin थीटा जो है वो हैं भी इक्वल मैग्नीट्यूड में और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में एड अप हो जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब ये स्टेशनरी है पिक्चर, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको क्या बताती है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस जो होती हैं उनका सम किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो फ्रॉम first condition of equilibrium as the picture is stationary so sum of all forces is equal to 0, T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा प्लस ये क्योंकि वेट भी तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनकी डायरेक्शंस जो है वो आपस में ऑपोजिट हैं, तो इस वजह से अगर हमने इसको क्योंकि ये पॉजिटिव y की तरफ है तो इसको हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, ये नेगेटिव y की तरफ है तो हमने इसको नेगेटिव कंसीडर किया है, तो इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। अब वेट को अगर आप उठा के इधर ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको पता है कि T1 बराबर है T2 के और ये T हम इसकी जगह पर रख लेते हैं, तो यहाँ पे भी T लगा दिया, यहाँ पे भी T लगा दिया, तो ये 2T sin थीटा इज इक्वल टू W आ गया। T आपने टेंशन निकालनी है तो ये 2 sin थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। T आपका मिनिमम कब होगा, जब जीरो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। अब आप कहोगे कि थीटा इज इक्वल टू हम 0 भी तो रख ही सकते हैं, तब भी तो साइन की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो फिर हम 0 क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता, आपका जो आंसर होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ 90 ही बचता है, तो साइन 90 1 हो जाएगा और W/2 × 1 2, यानी टेंशन तब होगी जब आप मिनिमम टेंशन जो होगी उसकी वैल्यू आपके पास वेट/2 के यानी वेट के हाफ के बराबर होगी। क्वेश्चन है इसमें आपको क्या कहते हैं कि क्या एक बॉडी जो है वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रोटेट कर सकती है इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेट, यहाँ पे फोर्स नहीं आना, वेट आना है,
ठीक है। तो पहले आप इमेजिन करो, ठीक है, समझो आपके पास ये बॉक्स पड़ा है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे है और डाउनवर्ड लग रहा है, और यहीं पे इसका वेट लग रहा है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यहीं से इसका वेट लग रहा है, सही है। तो अब यहाँ पे वेट जो है वो पाइवट पॉइंट के बिल्कुल दरमियान में से गुजर रहा है। तो आपने पीछे टॉर्क वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपका पाइवट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी फोर्स जो है वो पाइवट पॉइंट के दरमियान से गुजरे तो आपका जो टॉर्क होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसी वजह से बॉडी जो होता है वो अपने वेट के अंडर की वजह से अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द नहीं घूम सकता, आपको बाहर से कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी वेट जो है वो पास करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाइवट पॉइंट से, तो टॉर्क इज़ ज़ीरो एंड बॉडी कैन नॉट रोटेट। तो आज के लिए इतना ही, आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 21 ही थे और 21 हमने कर लिए हैं। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट में बताना, हम उसको दोबारा कर लेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा और दिल लगा के पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।